वेलकम फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि हाउ टू सॉल्व डबल इंटीग्रल। डबल इंटीग्रल को सॉल्व कैसे करें। सबसे पहले डबल इंटीग्रल सॉल्व करने से पहले एक बेसिक आइडिया हम देख लेते हैं कि हमने सिंगल इंटीग्रल की स्टडी की है। ठीक है, तो सिंगल इंटीग्रल का हमने सिंगल स्टडी भी किया है, यूज़ भी किया है किसी एरिया को फाइंड करने के लिए। लाइन इंटीग्रल का यूज़ हमने वर्क डन को फाइंड करने के लिए भी किया है। तो ये सिंगल इंटीग्रल जो मतलब इंटीग्रेशन हम नॉर्मल सॉल्व करते हैं, इसमें क्या होता है कि जो जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है उसको ही कंसीडर किया जाता है। सपोज ये फंक्शन x, y, z का रहा और x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है मुझे, तो यहाँ पे ऑब्वियसली y और z ये कॉन्स्टेंट की तरह हम ट्रीट करेंगे। ठीक है, इतना तो पता है हमें। सेम उसी तरह ही डबल इंटीग्रल का एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ मैं। डबल इंटीग्रल सपोज कोई दिया रहा जिसमें फंक्शन x, y, z और मुझे कहा रहा कि dx dy x और y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो ऑब्वियसली z तो मेरा एज अ कांस्टेंट की तरह ही ट्रीट होगा। सपोज इस फंक्शन में x, y, z और बोला dy dz के रिस्पेक्ट में डबल इंटीग्रेट फाइंड करो, तो यहाँ पे x कांस्टेंट की तरह ही ट्रीट होगा। और उससे भी एक इंपॉर्टेंट बात कि x और y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये लिमिट्स भी x और y की होंगी। सपोज x1 से लेके x2 तक, y1 से लेके y2 तक। यहाँ क्या आएगा, y1 से लेके y2 तक कोई लिमिट होगी या फिर z1 से लेके z2 तक। हमने ये ऑर्डर ऑफ लिमिट की क्या वैल्यू है ये फिलहाल डिस्कस नहीं किया, बट इतना बता रहा हूँ कि जिस दो मतलब x और y रिस्पेक्ट में डबल इंटीग्रेट करना है तो z कांस्टेंट रहेगा, या फिर y z के रिस्पेक्ट करना है तो जो बाकी उस y और z को छोड़ के जो भी वेरिएबल्स रहेंगे उसे हम एज अ कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। बेसिक पता होगा आपको सब। ठीक है, अब डबल इंटीग्रल को सॉल्व कैसे करना है, तो डबल इंटीग्रल का बेसिक फॉर्म क्या होगा, f ऑफ x, y, z। सपोज x, y, z तीनों फंक्शन कंसिडर करो, dx इंटू डी वाई। और dx इंटू डी वाई तो कोई ना कोई x की लिमिट होंगी और कोई ना कोई y की लिमिट होंगी। तो सबसे पहले यहाँ डबल इंटीग्रल कैसे सॉल्व करना है वो देखेंगे हम। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है उसका, या फिर कहेंगे एप्लीकेशन यूज़ कहाँ है, वो सब कुछ बाद में देखेंगे। बाद में क्यों आप बोलेंगे कि मीनिंग पहले चाहिए, डबल इंटीग्रल फिर कैसे देखेंगे, वो वैसा नहीं। हमने एरिया पहले निकालना सीखा कि पहले इंटीग्रेशन सॉल्व करते कैसे वो सीखा। पहले इंटीग्रेशन सॉल्व कैसे करेंगे वो सीखा, फिर एरिया कैसे निकालेंगे उससे वो सीखा। यहाँ पे भी डबल इंटीग्रल कैसे सॉल्व करेंगे वो, फिर उसका एप्लीकेशन यूज़ क्या क्या होगा बाद में वो देखेंगे। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है वो देखेंगे। तो डबल इंटीग्रल सॉल्व करने में यहाँ पे सबसे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट ये है कि लिमिट कैसे ले। यहाँ पे x और y, तो x और y की जो लिमिट्स है वो कैसे ले, वो सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट पॉइंट है मेरे लिए। और सेकंड पॉइंट है कि ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, कि x और y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है ये तो मुझे पता है, बट x के रिस्पेक्ट में पहले करें कि y के रिस्पेक्ट में पहले करें, ये कौन डिसाइड करेगा। तो ये ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन डिसाइड करेगा। ऑर्डर क्या रहेगा, x के रिस्पेक्ट में पहले करें या y के रिस्पेक्ट में पहले करें। तो ये दोनों चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी डबल इंटीग्रल सॉल्व करने के लिए। लिमिट, x और y की लिमिट हम कैसे क्या लें, और सेकेंड थिंग इज ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। बट हम इससे पहले भी एक और टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन मुझे पता होगा किसके रिस्पेक्ट में करना है, तभी ये ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन किससे पता चलेगा, लिमिट से पता चलेगा। लिमिट देख के पता फाइंड करेंगे हम कि कौन सी वैल्यू कॉन्स्टेंट है, कौन सी वैल्यू वेरिएबल है। और लिमिट्स की वैल्यू कब पता चलेगी मुझे, जब मुझे रीजन पता होगा, या फिर जो मेरा ग्राफ का जो इक्वेशन है, जो रीजन क्रिएट होगा जिसमें डबल इंटीग्रेट करना है, वो जब पता होगा। और रीजन पता होने के लिए मुझे ग्राफ्स की स्टडी करना आनी चाहिए कि कौन से फंक्शन का ग्राफ कैसे बनेगा, उस हिसाब से कौन सा रीजन है जिस रीजन में मुझे डबल इंटीग्रेट करना है, फिर वहाँ से लिमिट देखेंगे, फिर ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, देन वी सॉल्व द डबल इंटीग्रेशन। तो डबल इंटीग्रेशन देखने से पहले, लिमिट ऑफ x एंड y देखने से पहले, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन देखने से पहले सबसे पहले हम फंक्शन के ग्राफ्स, कुछ बेसिक ग्राफ जो डबल इंटीग्रेशन में काफ़ी बार यूज़ होते हैं उसकी स्टडी करेंगे। तो कुछ नेक्स्ट अभी कुछ ग्राफ्स देखते, बेसिक ग्राफ्स, उस पर कुछ डिस्कस करेंगे, एकदम बेसिक ऊपर से जस्ट रिवाइज हो जाए और एक रिकैप हो जाए, जिससे कि जब ये सॉल्व करेंगे जो एरिया ऑफ रीजन मतलब फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, लिमिट फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, एंड सॉल्व कर पाएंगे। तो भी एकदम बेसिक ग्राफ ले रहा हूँ। फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर y इज इक्वल टू एक्स। वाई इज इक्वल टू एक्स की कौन सी लाइन होती है, जो ओरिजिन से पास होती है और x एक्सिस और y एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बनेगी। दिस इज द, और ओरिजिन से पास होगी, दिस इज द y इज इक्वल टू एक्स की लाइन, मैं भी पता होगा। ठीक है, सेकंड कोई सपोज y प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 कोई भी लीनियर इक्वेशन दिया रहा, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसे निकालते हैं, सबसे पहले y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे, फिर कुछ ये x हो गया, y हो गया, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की लाइन दी जाती, ये लाइन हो गई विथ दिस इज द सी इंटरसेप्ट एंड दिस इज थीटा, तो ये tan थीटा की जो वैल्यू होगी वही मेरा स्लोप की वैल्यू होगी। तो इस लाइन का इक्वेशन इस तरह से फाइंड किया जाए। बट वो भी आपको अगर दिक्कत आती है तो सबसे बेस्ट क्या करेंगे कि x एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो सबसे पहले इक्वेशन में y इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, फिर x1 की जो वैल्यू फाइंड करेंगे इक्वेशन की, उस x1 की वैल्यू मिल जाएगी मुझे। सेकेंड इसमें y एक्सिस पे x की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो x की वैल्यू 0, तो y1 की कोई वैल्यू मिल जाएगी। ये दो पॉइंट ऑब्वियसली किसी ना किसी एक्सिस, x एक्सिस और y एक्सिस पे लाइन करेगी। सपोज यहाँ और यहाँ कोई पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट होगा x1, 0 और ये होगा 0, y1, सपोज की कंसिडर किया मैंने। तो ये दो पॉइंट, बस ये दो लाइन से, दो पॉइंट से स्ट्रेट लाइन मुझे पास करानी है। जो पास करेंगे जो मतलब जो फंक्शन दिया है उसका इक्वेशन हो जाएगा। तो अगर आपको एम एक्स प्लस सी फिर स्लोप निकालना वगैरह ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो डायरेक्ट एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में कोई
एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, एक पॉइंट ले लेंगे, वाई एक्सिस पे वैल्यू के लिए एक्स की वैल्यू 0 कर देंगे और एक पॉइंट ले लेंगे, एंड जो स्ट्रेट लाइन बनेगी वो मेरा आंसर रहेगा। देखते हैं सर्कल के इक्वेशन क्या होता है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ये सर्कल का इक्वेशन के साथ ओरिजिन से पास हो रहा है विथ रेडियस सपोज ए कंसीडर किया मैंने, ए स्क्वायर, ठीक है। तो रेडियस की वैल्यू कितनी है यहाँ पे एक, तो ये पॉइंट कौन सा हो गया, 1,0, और ये हो गया -0, माइनस ए, ये हो गया 0, प्लस ए, ये हो गया -1,0। में भी सर्कल का इक्वेशन पता होगा विथ पासिंग विथ ओरिजिन ये होता है। अगर कोई एच कॉमा के ये कोई दो रैंडम पॉइंट से इससे सर्कल का इक्वेशन पास हो रहा है विथ रेडियस ए, तो इसका इक्वेशन कैसे लिखते हैं, एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर बिकम इक्वल टू ए स्क्वायर। ये कोई एच कॉमा के यहाँ कोई रैंडम पॉइंट होगा उससे सर्कल जो पास हो रहा है उसका इक्वेशन विथ रेडियस ए, उसका इक्वेशन ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्म में हमेशा नहीं रहेगा कि ऐसा कुछ रहा, ओरिजिन मतलब सेंटर ओरिजिन ना रहा, तो सबसे पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इससे सेंटर फाइंड करेंगे, फिर रीजन कौन सा आएगा वो देखेंगे। तो ये सर्कल का इक्वेशन में ग्राफ कैसे निकालेंगे वो देखा हमने। फोर्थ इक्वेशन देखते हैं कि कोई भी पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, पैराबोला की चार्ट है पता है, वाई स्क्वायर इक्वल 4x, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। हमको सिर्फ वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x की स्टडी की, फिर भी ये चारों ग्राफ समझ सकते हैं। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का मतलब ग्राफ कैसा होता है, इस तरीके से ओपनिंग विथ टूवर्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। आपको अगर समझने में मतलब ठीक है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x सेम टाइप वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x क्या होगा, निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ ओपनिंग। ये किसका हो गया, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का ग्राफ हो गया, इसका ग्राफ हो गया वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x का ग्राफ हो गया आपको अगर। और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4x 4ay का क्या होगा, अपर साइड में ओपनिंग, और -4ay का नीचे साइड में निगेटिव एक्सिस की तरफ ओपनिंग रहेगा उसका। अगर एक कन्फ्यूजन हो रहा हो आपको कि मतलब चारों ग्राफ अभी दिए तो ठीक है, बट अलग अलग कभी मतलब दिखे तो कभी का कन्फ्यूज होता है कि वाई स्क्वायर का ये यहाँ ओपन होगा कि ऊपर ओपन होगा। तो सबसे पहले कि वाई स्क्वायर के मतलब वाई की माइनस और दोनों प्लस वैल्यू के लिए, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x के माइनस और प्लस दोनों वैल्यू के लिए वाई की वैल्यू मतलब माइनस वाई रहा फिर भी वाई स्क्वायर रहेगा, प्लस वाई रहा फिर भी वाई स्क्वायर रहेगा, मतलब कि माइनस के वाई के दो वैल्यू के लिए भी एक्स की एक ही वैल्यू सेटिस्फाइड करेंगे। तो मतलब कि अगर यहाँ ओपनिंग रहा वाई की दो वैल्यू के लिए एक्स की एक वैल्यू चाहिए, तो एक्स के कोई एक वैल्यू के लिए वाई की यहाँ पे दो वैल्यू मिल रही है, सपोज ये y1 और y2 x1 पॉइंट के लिए। इस तरीके से हम देखेंगे कि वाई स्क्वायर है तो मतलब वाई की दो वैल्यू रहेगी, तो वाई की दो वैल्यू कब रहेगी, जब इस तरीके से या फिर इस तरीके से ओपनिंग होगा। तो अगर इस तरीके से ओपनिंग पता चलना है तो वाई स्क्वायर यहाँ पे प्लस रहेगा, तो इस तरह प्लस एक्स एक्स की तरफ ओपनिंग रहेगा, -4ay रहा, -4x रहा सॉरी, तो निगेटिव एक्स की तरफ ओपनिंग रहेगा। इस तरीके से एक्स स्क्वायर रहा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, तो एक्स की कोई माइनस और दोनों प्लस वैल्यू के लिए वाई की एक वैल्यू रहेगी। कब पॉसिबल है, जब अपर वैल्यू रहेगा या फिर मतलब ऊपर की तरफ ओपनिंग रहेगा, नीचे की तरफ ओपनिंग रहेगा, क्योंकि वाई के एक वैल्यू के लिए एक्स की मुझे यहाँ दो वैल्यू मिल रही है, x1 और x2, ये सिर्फ वाई की वन वैल्यू। इस तरीके से ग्राफ याद रखेंगे, पॉजिटिव रहा तो पॉजिटिव एक्सिस की तरफ ओपनिंग रहेगा, निगेटिव 4ay रहा तो निगेटिव वाई एक्सिस की तरफ ओपनिंग रहेगा। तो ये था पैराबोला का कर्व का इक्वेशन, हमने इसकी स्टडी की। ये ग्राफ्स इंपॉर्टेंट है, जब डबल इंटीग्रल सॉल्व करेंगे यही ग्राफ्स का स्टडी करेंगे। ग्राफ के बाद ही हम कोई दो ग्राफ रहेंगे जिससे हमें जो रीजन बन रहा है उसका एरिया फाइंड करना है, एरिया के फिर जो डबल इंटीग्रल करना है उस रीजन में। तो जब हमको ग्राफ पता चलेगा तभी हम एरिया रीजन फाइंड कर पाएंगे, और रीजन फाइंड कर पाएंगे तभी हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फाइंड कर पाएंगे, और उससे ही लिमिट्स की वैल्यू पुट करेंगे, मतलब लिमिट की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये ग्राफ्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ बेसिक्स है ये भी, फिफ्थ सपोज एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बिकम इक्वल टू 1, किसका एलिप्स का इक्वेशन है, विच इज इस ऐसा रहता है। जो मेजर एक्सिस हो गई है माइनस मेजर एक्सिस की वैल्यू होती है, माइनस की वैल्यू होती है बी, ये एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। रियरली यूज होता है इलिप्स का इक्वेशन, बट फिर भी याद रहना चाहिए। तो हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के लिए कुछ कर्व के इक्वेशन देखे, अब देखते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए कर्व के इक्वेशन, कोई इक्वेशन दिया रहा तो कैसे लिखेंगे, कैसे मतलब वो ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। सबसे पहले पोलर कोऑर्डिनेट समझना चाहिए कि एक्स वाई तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में होता है, एक्स की जगह में आर कॉस थीटा और वाई की जगह में आर साइन थीटा रिप्लेस करता हूँ पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए। तो पोलर कोऑर्डिनेट से आर हो गया, ये थीटा हो गया, कोई पॉइंट रहा उसे आर कॉमा थीटा से डिनोट करेंगे, वेयर आर इज द डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड दैट पॉइंट। ये आर का डिस्टेंस हो गया, और थीटा क्या है, उस लाइन का, उस आर का एक्स एक्सिस, जो आर एक्सिस के बने हुए एंगल है थीटा, ठीक है। तो ये पोलर कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं। तो फर्दर देखते हैं अभी पोलर कोऑर्डिनेट्स में किसी का इक्वेशन। फर्स्ट यह है आर इज इक्वल टू साइन थीटा, ये इक्वेशन जो ग्राफ बनेगा उसका कैसे बनेगा वो देखते हैं। तो आर इज इक्वल टू साइन थीटा मतलब ये पोलर कोऑर्डिनेट्स से, कन्फ्यूज मत ना, थीटा की सिर्फ वैल्यू वैरी करेगी, आर ये डिस्टेंस है ओ से लेके पी तक का डिस्टेंस, ठीक है। तो आर और थीटा की वैल्यू, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री 0 रहा तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू सपोज लिया कितना π/6 30 डिग्री, इसकी वैल्यू 1/2, π/4 के लिए 1/√2, π/3 60 डिग्री के लिए कितना हो जाता है √3/2 एंड फाइनली π/2 के लिए 1। तो यही वैल्यूज़
ग्राफ पे मुझे प्लॉट करनी है। तो देखो यहाँ से ध्यान से, तो आर की वैल्यू होगी थीटा की वैल्यू व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, जो 0 मतलब यही एंगल पे, और आर की भी वैल्यू 0 मतलब ओरिजिन पे पॉइंट लाई कर रही है। जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ती जाएगी, थीटा इज इक्वल टू π/6, π/4, π/3, π/2, मैं ये पॉइंट सारे मतलब एंगल्स निकाल लेता हूँ। सपोज ये हो गया मेरा π/3, इट्स π/4 40 मतलब 45 डिग्री के लिए, इट्स π/6, अज्यूम करो एकदम परफेक्ट डायग्राम नहीं बना सकता मैं, एंड दिस इज π/2 मतलब 90 के लिए। तो यहाँ ध्यान से देखना कि π/6 के लिए मतलब 0 के लिए आर की वैल्यू 0 थी, π/6 के लिए आर की वैल्यू होगी 1/2। कंसिडर किया कि ये 1/2 यह डिस्टेंस है, तो आर की डिस्टेंस है ये 1/2। कंसिडर किया कि ये पॉइंट इतना यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 1/2 है। फिर क्या हो रहा है, π के लिए 1/2 मतलब डिस्टेंस थोड़ा बड़ा, तो ये 45 के लिए डिस्टेंस थोड़ा सा बड़ा यहाँ से, ठीक है। π/3 के लिए डिस्टेंस और थोड़ा बड़ा, आर की वैल्यू है ये, आर की सारी वैल्यू चल रही है, तो आर का जो डिस्टेंस पहले 0 से लेके 1 तक बढ़ रहा है एंगल के साथ साथ। 30 के लिए 1/2 था ये, 45 के लिए 1/√2 और थोड़ा बड़ा, 60 के लिए क्या हो जाएगा √3/2 मतलब और थोड़ा ये वैल्यू बढ़ेगी। एंड फाइनली 90 के लिए आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। जब ये पॉइंट मैंने लिखना चाहा तो ये पॉइंट कितना होगा, थीटा की वैल्यू आर की वैल्यू 1 और थीटा की वैल्यू π/2, ये 0,0। तो जब ये ग्राफ कनेक्ट करेंगे पूरा, मतलब कि एग्जैक्टली मैं फिगर नहीं बना सक रहा हूँ, बट ये जब पॉइंट्स कनेक्ट करेंगे तो ये यहाँ हाफ सर्कल बनता है ऐसा। तो थीटा आर की वैल्यू पहले कम थी, फिर बढ़ रही है 60 डिग्री के लिए, और थोड़ा बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम कितनी देंगे, आर की वैल्यू 1 जा सकती है, क्योंकि साइन थीटा की लिमिट ही कहाँ से कहाँ तक होती है, 1 से लेके -1 तक, ठीक है। तो मैक्सिमम आर की वैल्यू कहाँ कितनी जा सकती है, 1 तक जा सकती है। तो ऐसा कुछ तो भी मतलब हाफ सर्कल फॉर्म होता है व्हेन थीटा की वैल्यू 0 से लेके π/2 तक हम ले जाते हैं। फर्दर थीटा की वैल्यू π/2 से मतलब 190 से 180 ले जाते हैं, तो यही कर्व रिपीट होता है यहाँ से, तो ऐसा मतलब फुल सर्कल ड्रॉ होता है। तो r इज इक्वल टू साइन थीटा का इस तरह के सर्कल फॉर्म होगा, अगर ये मैक्सिमम वैल्यू 1/2, तो ये इसका रेडियस कितना हो जाएगा, मतलब ये पॉइंट कितना रहेगा 1/2, मतलब रेडियस कितना हाफ रहेगी इसकी। मतलब कि अगर मैंने कोई पॉइंट कंसिडर मतलब इक्वेशन लिया r इज इक्वल टू a साइन थीटा का, तो यहाँ इसकी रेडियस कितनी रहेगी, कोई सर्कल फॉर्म से रेडियस कितनी रहेगी, ऑब्वियसली a/2, क्योंकि डायमीटर जो ये से यहाँ वैल्यू थी, ये तो मैक्सिमम वैल्यू 1 तक जा रही थी, किसके लिए, r इज इक्वल टू साइन थीटा के लिए। तो साइन थीटा के लिए जब वैल्यू -1 से बने, तो a साइन थीटा के लिए कांस्टेंट नंबर है, तो दोनों साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा डायरेक्ट, तो a साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू a तक जा रही है, मतलब जो सर्कल मेरा फॉर्म करेगा इस तरीके से यहाँ से यहाँ कनेक्ट होके जाएगा, तो जो सर्कल फॉर्म होगा ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये तो a, π/2 रहेगा, और इसकी रेडियस कितनी रहेगी, विच इज़ हाफ 1/2 यहाँ। तो इस तरीके से r इज इक्वल टू a साइन थीटा का ग्राफ बनता है, जो कि ऊपर में थीटा के एक्सिस पे सर्कल फॉर्म होगा विद द रेडियस ऑफ r इज इक्वल टू a साइन थीटा में जो a/2 करेंगे जो उस रेडियस का सर्कल फॉर्म होगा। सेम टाइप r इज इक्वल टू कॉस थीटा का भी कर्व रहता है, r इज इक्वल टू सपोज a cos थीटा, तो r इज इक्वल टू a cos थीटा का कर्व अलॉन्ग r, मतलब कि अलॉन्ग जो r एक्सिस है मेरी, ये तो थीटा की एक्सिस हो गई, ये r की हो गई, ये थीटा की एक्सिस हो गई, y इज इक्वल सॉरी r इज इक्वल टू a साइन थीटा के लिए थीटा की एक्सिस पे सर्कल फॉर्म होता है, r इज इक्वल टू a cos थीटा के लिए r एक्सिस के अलॉन्ग सर्कल फॉर्म होगा। सेम इसकी रेडियस कितनी रहेगी, a/2 डिस्टेंस, और ये पॉइंट रहेगा मैक्सिमम r की वैल्यू a, 0, क्योंकि यहाँ पे r, थीटा लिखते हैं ना, तो r की तो मैक्सिमम वैल्यू ये 1 हो गई और थीटा की वैल्यू 0, क्योंकि यही इसी लाइन पे पॉइंट है ये, तो इस तरह से। तो r इज इक्वल टू a साइन थीटा के लिए दिस कर्व, r इज इक्वल टू a cos थीटा के लिए दिस कर्व। ये मैंने डिटेल में नहीं बताया सब कुछ, कैसा मतलब एग्जैक्टली रेंज डोमेन क्या करेंगे, हमें सिर्फ ग्राफ से मतलब है कि r इज इक्वल टू a साइन थीटा दिखा तो मैं फट से ग्राफ बना सकता हूँ, ये पॉइंट और ये पॉइंट डिफाइन करना आना चाहिए। r इज इक्वल टू a cos थीटा दिखा तो ये डायग्राम, ये सर्कल और ये पॉइंट्स डिफाइन करने आने चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। हमने सारे ग्राफ देख लिए, बेसिक जो ग्राफ डबल इंटीग्रल में मोस्टली यूज़ होते हैं वो। तो अभी देखते हैं डबल इंटीग्रल में हमने f(x, y, dx, dy) तो डबल इंटीग्रल था ये, तो इसमें हमने ग्राफ सारे देख लिए। अब देखते हैं कि लिमिट कैसे ले और ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन क्या होगा, वो दो टर्म्स अब डिस्कस करते हैं। तो इसके एक एक पॉइंट के हिसाब से मैं डिस्कस करता हूँ, वो जो एक्चुअल में लिमिट लेंगे, लिमिट कैसे लेनी है, जो लिमिट की वैल्यूज पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, वो क्वेश्चन के हिसाब से मतलब रैंडम क्वेश्चन उठाएंगे और सारे ग्राफ को लेकर के कुछ एरिया रीजन बना के हम मतलब कैसी वैल्यू फाइंड करेंगे वो बताऊँगा, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि अगर ये मेरा x, y, dx, dy, इफ़ ये डबल इंटीग्रल में दोनों लिमिट कोई कांस्टेंट वैल्यूज़ रहे, कांस्टेंट नंबर मतलब यहाँ पे कोई वेरिएबल छोड़ के 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसा कोई कांस्टेंट नंबर है, दोनों लिमिट किसी के भी, तो वो 1 से लेके 2 और 3 से लेके 4 तक दिया है ऐसे कांस्टेंट लिमिट। तो सेकंड पॉइंट है कि ये डबल इंटीग्रल दिया है मेरे पास f(x, y) इंटू dx, dy। तो एक बात याद रखना कि दो
वेरिएबल फंक्शन में दिए हैं तो इसमें से एक लिमिट मस्ट बी कांस्टेंट। कोई एक लिमिट तो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, और जो कांस्टेंट लिमिट रहेगी ना उसके मतलब कि एट द एंड उसी के रिस्पेक्ट में विथ रिस्पेक्ट टू जो भी जिसके भी टर्म में कांस्टेंट लिमिट बची होगी उसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। मतलब कि सपोज 1 से लेके 2 इस डबल इंटीग्रल में 2 x की भी मतलब लिमिट रहेगी, y की भी लिमिट रहेगी मे बी। तो मस्ट पॉसिबल है कि किसी ना किसी की x की लिमिट है y की लिमिट कोई ना कोई लिमिट कांस्टेंट होना ही होना। ठीक है, तो जो कांस्टेंट रहेगी तो जो लिमिट जिसकी लिमिट कांस्टेंट रहेगी उसके रिस्पेक्ट में सबसे आखिर में इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, और ये तो सेकंड पॉइंट हो गया कि मस्ट भी कांस्टेंट है। बट सपोज ट्रिपल इंटीग्रल है तो f(x, y) dx dy dz x, y, z भी आएगा यहाँ पे। और मतलब एक बात की मस्ट भी कांस्टेंट, एक लिमिट कांस्टेंट होना है तो मे बी 2 भी लिमिट कांस्टेंट हो सकती है जो फर्स्ट कंडीशन में देखा है। सेम टाइम यहाँ पे ट्रिपल इंटीग्रल में भी, ट्रिपल इंटीग्रल नहीं पढ़ा रहा हूँ बट फिर भी यहाँ पे आया तो बता रहा हूँ मैं, ट्रिपल इंटीग्रल में भी एक लिमिट कोई ना कोई मस्ट भी कांस्टेंट होना ही है। मे भी हो सकता है कि तीनों की तीनों लिमिट कांस्टेंट हो, 2 लिमिट कांस्टेंट हो, एक लिमिट बट कांस्टेंट चाहिए ही चाहिए। ये मस्ट कंडीशन है, एक लिमिट कांस्टेंट हो गई। ये इतना कुछ याद रखने वाली बात नहीं, जब क्वेश्चन करोगे आपको मतलब जब रीजन का लिमिट्स लोगे तब डेफिनेटली खुद समझ जाओगे कि कौन सी लिमिट कांस्टेंट रहनी है, क्यों रहेगी वो। ठीक है, तो ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट हो गया कि थर्ड पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हमेशा सपोज यहाँ दिया है कि x1 से लेके x2 ये कोई लिमिट दी है f(x, y) dx × dy। तो आप देख रहे हैं कि लिमिट x1 से x2 है तो ये लिमिट x की लिमिट नहीं है, ये लिमिट होगी y की लिमिट। हमेशा याद रखना कि किसी भी फंक्शन किसी भी वेरिएबल की लिमिट उसके टर्म में नहीं होगी। x की लिमिट हमेशा इन टर्म्स ऑफ y रहेगी, y की लिमिट हमेशा इन टर्म्स ऑफ x रहेगी। ये डबल इंटीग्रल में सपोज ट्रिपल इंटीग्रल में डील कर रहे हैं हम जिसमें f(x, y, z) दिया है dx, dy, dz। तो x की लिमिट में भी हो सकता है कि y और z के टर्म में रहे, बट x की लिमिट x के टर्म में कभी नहीं रहेगी। y की लिमिट पॉसिबल है कि x और z के टर्म में रह सकती है, z की लिमिट पॉसिबल है x और y के टर्म में रह सकती है, बट x की लिमिट x के टर्म में नहीं रहेगी। तो कहीं इंटीग्रल में मुझे एग्जाम्पल के तौर पर अगर दिया है इंटीग्रेशन ये 1 से लेकर 2 की कॉन्स्टेंट लिमिट और ये दिया है x² से लेकर x+2 f(x, y) dx × dy। तो मुझे यहाँ से क्या दिख रहा है कि x² से x, तो ये लिमिट किसकी है, ये लिमिट है y की लिमिट। तो ये लिमिट y की होगी तो मे बी मतलब कि 100% पॉसिबल है कि ये लिमिट हो जाएगी x की। मतलब किससे पता क्या चल रहा है कि किसी भी फंक्शन की लिमिट मतलब किसी भी वेरिएबल की लिमिट जो है वो उसके टर्म में नहीं रहेगी। x की लिमिट y के टर्म में, y की लिमिट x के टर्म में, तो दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में रहेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि जब y की लिमिट ये y की लिमिट हो गई तो सबसे पहले y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। y के रिस्पेक्ट में क्यों इंटीग्रेट करेंगे? क्योंकि कहा गया है कि कांस्टेंट की लिमिट है तो कांस्टेंट की लिमिट सबसे आखिर में सॉल्व करेंगे। तो कांस्टेंट की लिमिट x की है तो x के रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट सबसे आखिर में करेंगे। तो x तो छूट गया तो बचा कौन y, तो y के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट करेंगे। y के रिस्पेक्ट में जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये y की वैल्यू पुट करेंगे तो इन टर्म्स ऑफ x के टर्म्स में कोई फंक्शन बनेगा, और फिर x के रिस्पेक्ट में जब इंटीग्रेट करेंगे तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो एक मैग्नीट्यूड मुझे मिलेगा, मतलब कि कोई कांस्टेंट नंबर मुझे मिलेगा। तो इसलिए सबसे पहले जो वेरिएबल है मतलब y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, जो मतलब लिमिट जो वेरिएबल है वो लिमिट पहले, फिर कांस्टेंट लिमिट जो बाकी है मतलब जिसके रिस्पेक्ट में कांस्टेंट लिमिट है वो सबसे आखिर में उसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। और एक एग्जांपल दिया है कि इंटीग्रेशन ऑफ सपोज ये कितना y से लेकर के y-3 तक दिया है और ये 2 से लेकर के 3 दिया है f(x, y) dx × dy। ठीक है, तो मतलब इससे ये कभी भी सेम रहेगा या ये कुछ मैटर नहीं करता, dx dy या dy dx कुछ भी लिख सकते पहले इधर उधर। इंटीग्रेशन का ऑर्डर हम इस लिमिट से डिफाइन करेंगे। यहाँ क्या दिख रहा है y मतलब y से लेकर के y-3, मतलब कि ये लिमिट किसकी है, ये लिमिट है x की। तो ऑब्वियसली ये लिमिट x की है तो ये लिमिट हो गई y की, y = 2 से लेकर के y = 3। तो ये y की लिमिट कांस्टेंट है तो y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट सबसे आखिर में करेंगे, मतलब कि पहले इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में करना है। तो इसी इंटीग्रल को मैं 2 से लेकर 3 इंटीग्रेशन ऑफ y से लेकर के y-3 f(x, y) dx × dy लिख सकता हूँ। और मैं इंटीग्रेट सबसे पहले किसके रिस्पेक्ट में करूँगा, x के रिस्पेक्ट में करूँगा, क्योंकि मुझे x की लिमिट y = y से लेकर के y-3 के टर्म में दी है। और फिर जो कांस्टेंट लिमिट थी y की, तो उसके रिस्पेक्ट में सबसे आखिर में इंटीग्रेट करेंगे। तो हमने ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन के कुछ पॉइंट्स देखे। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था कि अगर दोनों लिमिट कांस्टेंट है, कांस्टेंट लिमिट x, y dx dy, तो कांस्टेंट लिमिट कंसीडर करता हूँ 1 से लेकर 2, 3 से लेकर 4 एक एग्जांपल के तौर पे। तो फ़र्क नहीं पड़ेगा कि मैं विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में फर्स्ट इंटीग्रेट कर रहा हूँ या विथ रिस्पेक्ट टू y के रिस्पेक्ट में फर्स्ट इंटीग्रेट कर रहा हूँ, दोनों में से सेम ही आंसर आएगा। इट्स माई फर्स्ट पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट कहा था कि इंटीग्रेशन में f(x, y dx dy, इसमें से जो वन लिमिट मतलब कि वन लिमिट ऑफ एनी वेरिएबल
मस्ट बी कांस्टेंट, मतलब कि कोई ना कोई एक लिमिट हमेशा कांस्टेंट होनी ही चाहिए। मे बी वो एक्स की रहे चाहे वाई की रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट कांस्टेंट रहनी ही चाहिए। थर्ड पॉइंट कहते हैं कि एक्स की लिमिट क्या रहेगी, इन टर्म्स ऑफ वाई रहेगी ऑलवेज, वाई की लिमिट कैसे रहेगी, इन टर्म्स ऑफ एक्स रहेगी डबल इंटीग्रेशन में, व्हेन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई डी एक्स डी वाई दोनों के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। ये तीनों पॉइंट ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन के सेम ट्रिपल इंटीग्रेशन के लिए भी अप्लाई होते हैं कि ट्रिपल इंटीग्रेशन में अगर तीनों लिमिट कांस्टेंट है तो एक्स के स्पेस में पहले कर रहे, वाई के में पहले कर रहे हैं, जेड के में पहले कर रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डबल ट्रिपल इंटीग्रेशन में भी एक लिमिट कोई ना कोई कांस्टेंट मस्ट रहनी जरूरी है। मे बी तीनों के तीनों कांस्टेंट है, दो कांस्टेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एक कांस्टेंट रहना मस्ट है, एक कोई ना कोई लिमिट कांस्टेंट रहनी ही चाहिए। एंड थर्ड क्या था कि एक्स की लिमिट एक्स के टर्म में नहीं होगी, वाई की लिमिट वाई के टर्म में नहीं होगी। मे बी एक्स की लिमिट हो सकता है वाई जेड के टर्म में होगी, वाई की लिमिट एक्स जेड के टर्म में होगी, या जेड की लिमिट एक्स वाई के टर्म में। ये किसके लिए, ट्रिपल इंटीग्रेट के लिए। तो ये ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का देखें। अब सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि लिमिट कैसे लें। तो लिमिट लेने के लिए सबसे पहले ग्राफ आना चाहिए। ग्राफ की हमने स्टडी की तो कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं, और उससे लिमिट कैसे, मतलब कैसे कैसे डिफरेंट लिमिट्स लेने के तरीके होंगे, या फिर कैसे कैसे डिफरेंट लिमिट्स आएंगी वो देखेंगे। हमने ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन देख लिया, अब लिमिट कैसे फाइंड करते हैं, मतलब लिमिट्स कौन से कहाँ से कहाँ तक लेनी है वो देखेंगे। कुछ एग्जांपल से समझते बेटर क्लियर होगा। एग्जांपल क्या दिया है कि इवेल्यूएट बोलना है, मतलब इवेल्यूएट करना है एक्स वाई डी एक्स डी वाई ओवर द रीजन। अब डिफरेंट रीजन के लिए डिफरेंट लिमिट्स की वैल्यू होंगी, वही कैसे फाइंड करना है वो देखेंगे। सिर्फ रीजन चेंज करते जाऊँगा, जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स कोमा वाई ये कांस्टेंट रहेगा, मतलब रखता हूँ कांस्टेंट समझाने के लिए अलग अलग, सिर्फ रीजन चेंज करता हूँ, लिमिट्स की वैल्यू क्या क्या होंगे देखते हैं। तो सबसे पहला रीजन है कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 और पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ जो रीजन बनेगा वो रीजन में हमें मतलब इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रल को इवेल्यूएट करना है। ठीक है, सबसे पहले काम है कि ये जो ग्राफ दिए है वो रीजन फाइंड करना सबसे मेरा पहला काम है। उससे रीजन कैसे फाइंड होगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस मतलब ये और ये हो गया। अब एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 ये लाइन मुझे पता होनी चाहिए। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1, एक्स एक्सिस के लिए वाई की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, तो 1,0 एक पॉइंट मिल गया। और एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दी, एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दी तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। मतलब कि 1,0 कहाँ लाई करके, यहाँ पे 1,0 और 0,1 यहाँ पे। इस तरीके से हम मतलब लाइन का इक्वेशन बनाने के लिए यही सबसे आसान है कि एक्स की मतलब वैल्यू 0 करो तो वाई की वैल्यू मिल जाएगी, वाई की वैल्यू 0 करो तो एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, दो पॉइंट मिलेंगे, उससे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो। तो ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी, और एक्स पॉजिटिव एक्सिस है, पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये दोनों एक्सिस है, और ये तो मेरा ये जो रीजन है ये मेरा हो गया रीजन ऑफ इवेल्युएशन। इस रीजन में मुझे इंटीग्रल को इवेल्युएट करना है। तो अब एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बात कि अभी लिमिट्स लेने हैं मुझे, तो लिमिट्स लेने में मेरी मर्ज़ी कि मुझे x की लिमिट कांस्टेंट रखनी है या y की लिमिट कांस्टेंट रखनी है, या मुझे x की लिमिट वेरी करवानी है या y की लिमिट वेरी करवानी है, ये हमारी मर्ज़ी। तो मतलब कि इतना तो पता है कि x और y में से किसी एक की लिमिट कांस्टेंट रखना ही रखना है, बट मुझ पे डिपेंड है कि मैं x की लिमिट कांस्टेंट रखूँ या y की लिमिट कांस्टेंट रखूँ। इस पर किसी का बस नहीं कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, ऐसा कुछ नहीं, बट हाँ हम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जिसकी लिमिट कांस्टेंट रखने से इजीली इंटीग्रेशन सॉल्व हो सकता है तो उस हिसाब से हम रखेंगे। बट एक्स के रिस्पेक्ट में ही रखना है लिमिट कांस्टेंट, या वाई के रिस्पेक्ट में ही लिमिट कांस्टेंट रखना है, ऐसा बिल्कुल भी फोर्स नहीं है। तो दोनों तरीके से इस क्वेश्चन के लिए दोनों तरीके से एक्स की लिमिट भी कांस्टेंट रखे और वाई की लिमिट भी कांस्टेंट रखे, दोनों तरफ से इंटीग्रेशन सॉल्व करके देखेंगे एंड आंसर क्या आता है वो देखेंगे। तो ये मेरा रीजन हो गया। अब मुझे लिमिट्स लेनी है, तो सबसे फर्स्ट केस में कह लेता हूँ मैं कि एक्स की लिमिट कांस्टेंट रख देता हूँ। तो x की वैल्यू ये ओरिजिन हो गया, x की लिमिट तो x एक्सिस पे जाना सबसे पहले। x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 1 वेरी हो रही है। x की लिमिट कांस्टेंट मतलब x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से लेकर के 1 तक जा रहा है, x की वैल्यू कांस्टेंट कर दी। अब y की लिमिट लेने के लिए ये इंपॉर्टेंट है, y की लिमिट लेने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे स्ट्रिप। y की लिमिट लेने के लिए वर्टिकल स्ट्रिप बनाएंगे जो कि y एक्सिस से पैरेलल रहेगी, वर्टिकल स्ट्रिप खड़ी। ठीक है, तो ये y स्ट्रिप कहाँ, ये y की स्ट्रिप हो गई, मतलब ये स्ट्रिप बने हमने y की लिमिट मतलब फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे y की वैल्यू 0 है तो ये स्ट्रिप की वैल्यू काफ़ी 0 रहेगी, फिर यहाँ से धीरे धीरे स्ट्रिप की वैल्यू बढ़ते मैक्सिमम चली जाएगी। मतलब कि ये स्ट्रिप वेरी हो रही है इस लाइन के अकॉर्डिंग। ये इसकी मिनिमम वैल्यू तो 0 है, y की मिनिमम वैल्यू 0 तो है, बट मैक्सिमम वैल्यू इधर कुछ है, इधर बढ़ते जा रही है, यहाँ तक बढ़ते जा रही है। मतलब कि y की वैल्यू ये इस लाइन के अकॉर्डिंग वैल्यू हो रही है। लाइन का इक्वेशन क्या है मेरा, y प्लस एक्स बिकम इक्वल टू, मतलब कि y की वैल्यू क्या है 1 माइनस एक्स। इस लाइन के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग ये y की वैल्यू इस लाइन पे, ये जो स्ट्रिप है इस लाइन पे ये वेरी हो जा रही है। मतलब y की मिनिमम वैल्यू 0 है, मतलब y इज इक्वल टू 0 से लेकर के ये लाइन, ये स्ट्रिप y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स तक वेरी हो रही है। यानी कि x की लिमिट कांस्टेंट 0 से लेकर 1 और y कहाँ से कहाँ तक वेरी हो रहा है, y इज इक्वल टू 0 से लेकर के y इज इक्वल टू 0 से लेकर के y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स तक वेरी हो रहा है। तो y की लिमिट ये आ गई।
तो यहाँ से भी दिख रहा है कि y की लिमिट इन टर्म्स ऑफ x रहेगी ऑलवेज। इसमें एक जीरो है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट इन टर्म्स ऑफ x ही रहेगी, कोई कांस्टेंट लिमिट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से x कांस्टेंट रखा तो जीरो से मतलब x की लिमिट 0 से लेके 1 और y की लिमिट 0 से लेके 1 माइनस एक्स y dx dy। y की लिमिट वेरी हो सबसे पहले y की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। और सेम टाइप अगर मैंने y की लिमिट कांस्टेंट रखी तो y की लिमिट कांस्टेंट रखी तो ये फिर से बना लेता मैं, 21 में कचरा नहीं करेंगे। तो ये है मेरा 1,0, ये है मेरा 0,1, दिस इज पॉइंट ऑफ 0,0। अब मुझे y की लिमिट कांस्टेंट रखनी है तो y एक्सिस पे जाओ, ये x एक्सिस हो गया y एक्सिस पे, तो y एक्सिस पे जाओ, कांस्टेंट लिमिट y की रखनी है। तो y की लिमिट कहाँ से कहाँ तक वेरी हो, y की लिमिट 0 से लेकर के y की मैक्सिमम वैल्यू 1 तक। यहाँ से y की लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 1 तक, ये मुझे y की लिमिट मिल गई। अब x की लिमिट के लिए हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनाएंगे, y की लिमिट के लिए वर्टिकल मतलब कि जो y एक्सिस को पैरेलल रहेगी। x की लिमिट फाइंड करनी है तो x की लिमिट वेरी हो रही है तो वो लिमिट फाइंड करनी है तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे जो कि x को x एक्सिस को पैरेलल रहेगी। इससे पता क्या चलता है कि ये स्ट्रिप इधर छोटी सी इधर बड़ी होती जा रही है। हाँ, मतलब इस लाइन के अकॉर्डिंग x की वैल्यू, ये जो स्ट्रिप की वैल्यू चेंज होती जा रही है। तो x की मिनिमम वैल्यू x इक्वल टू 0 है यहाँ पे, और मैक्सिमम वैल्यू जो इस लाइन के अकॉर्डिंग x की वैल्यू चेंज होती है। इस लाइन की इक्वेशन क्या था, y प्लस एक्स इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू कितनी है 1 माइनस वाई आएगी यहाँ से। तो x इज इक्वल टू 0 से लेकर के x इज इक्वल टू 1 माइनस वाई। इस लाइन के अकॉर्डिंग, इस x के अकॉर्डिंग ये स्ट्रिप वेरी होती जा रही है। मतलब कि y की लिमिट मैंने कांस्टेंट कर दी तो x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक वेरी हो रही है, x इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 1 माइनस वाई। इस तरीके से x और y के दोनों, मतलब x भी कांस्टेंट रख सकते हैं, y भी कांस्टेंट रख सकते हैं। इस केस में इजीली x और y दोनों कांस्टेंट रख के सॉल्व कर सकते हैं। बट कभी कभी क्वेश्चन में हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग जिससे इजीली मतलब सॉल्व होगा इंटीग्रेशन, उस हिसाब से लिमिट कांस्टेंट है, लिमिट को किसी मतलब वेरिएबल को वेरी करेंगे। तो अगर y कांस्टेंट रखा तो x 0 से लेकर x से 1 माइनस वाई तक वेरी हो रहा है, तो इंटीग्रल कैसे लिखेंगे। इस बार y की लिमिट कांस्टेंट है 0 से 1, ये 0 से लेकर के 1 माइनस वाई, एक्स वाई तो फंक्शन कांस्टेंट है, इंटू डी एक्स इंटू डी वाई। तो ये x की लिमिट इन टर्म्स ऑफ y दी है, तो 0 से लेकर के 1 माइनस वाई किसकी लिमिट है, x की लिमिट है। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, और जो कांस्टेंट लिमिट है जो कि y की लिमिट है उसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे सबसे आखिर में, मतलब x के बाद। तो ये दो इंटीग्रल है, इन दोनों का आप अलग अलग सॉल्व करेंगे, दोनों का इंटीग्रेशन का आंसर सेम आने वाला। मतलब कि मैंने ऑर्डर चेंज करने के बाद भी x के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट था, फिर मैंने y के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट किया। ऑर्डर चेंज करने के बाद भी दोनों इंटीग्रल का आंसर सेम आएगा। ये तो थियोरेटिकल मैंने बोल दिया, सॉल्व करके भी प्रैक्टिकली देखेंगे आंसर सेम ही आएगा। तो इंटीग्रल आ गए थे, दोनों इंटीग्रल को बारी बारी सॉल्व करते। सबसे पहले मैंने क्या लिखा था कि x कांस्टेंट रखा था, और x कांस्टेंट तो वैल्यू कहाँ से कहाँ तक 0 से लेकर 1 तक वेरी हो रही थी, और y वेरिएबल कहाँ से कहाँ तक था, y इक्वल टू 0 से लेकर y इक्वल टू 1 माइनस एक्स तक। तो इंटीग्रल क्या बना था मेरा 0 से लेकर 1 माइनस एक्स कॉमा y इंटू डी एक्स डी वाई। सबसे पहले इसे बराबर अरेंज कर लेते क्योंकि यहाँ पे y की लिमिट वेरी हो रही है, y इक्वल टू 0 से लेकर y इक्वल टू 1 माइनस एक्स की लिमिट कांस्टेंट दी गई है। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, बट यहाँ पे डी एक्स पहले लिखा है, डी वाई पहले लिखा है। तो सबसे पहले मेरा फर्ज है कि सबसे पहले मैथमेटिकली करेक्ट लिखे इसे। तो x इक्वल टू 0 से लेकर के x इक्वल टू 1, y की लिमिट y इक्वल टू 0 से लेकर के y इक्वल टू 1 माइनस एक्स तक, एक्स वाई ये फंक्शन था मेरा। पहले करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, देन विद रिस्पेक्ट टू x, एक ब्रैकेट डाल दो बड़ा सा। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे पहले 0 से लेकर 1 तक। सॉल्व करके कितना हो जाएगा, y के रिस्पेक्ट में एक्स वाई स्क्वायर बाई 2, y के रिस्पेक्ट में x कांस्टेंट आ जाएगा तो एक्स वाई स्क्वायर बाई 2, ठीक है। फिर डी एक्स लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, y इक्वल टू 0 से लेकर y इक्वल टू 1 माइनस एक्स। तो इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1, एक्स बाई 2 तो बाहर आएगा, y की लिमिट पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, माइनस 0 तो 0 हो जाएगा उसका, इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर के 1, एक्स बाई 2 मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस ट्वाइस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और मल्टीप्लाई कर लेते 0 स्क्वायरिंग किया, फिर अब मल्टीप्लाई करते कितना हो जाएगा एक्स बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब बाई 2 इंटू डी एक्स। ये फंक्शन आगे इसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने के बाद कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 4 माइनस एक्स क्यूब बाई 3, और ये प्लस एक्स का पावर 4 बाई 8। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 1 तक। तो 1/4 माइनस 1/3 प्लस 1/8, 0 पुट करने सब 0 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया माइनस 1/12 प्लस 1/8, और ये कितना हो गया माइनस 8 प्लस 12/96 विच इज़ इक्वल टू 4/96 विच इज़ इक्वल टू 1/24। तो मेरा इसके हिसाब से आंसर कितना है इसका इंटीग्रल का 1/24। सेम टाइप हम क्या करेंगे, मतलब कि x कांस्टेंट रखा था, y वेरी किया था, y कांस्टेंट रखेंगे और x वेरी करेंगे। मतलब इंटीग्रल क्या बना था मेरा y कांस्टेंट, तो y की लिमिट कहाँ से कहाँ तक थी, 0 से लेकर के 1 थी, और x वेरी करेगा तो x इक्वल टू 0 से लेकर के x इक्वल टू 1 माइनस वाई तक था। 0 से लेकर के 1, और ये 0 से लेकर के 1 माइनस वाई, एक्स कॉमा वाई डी एक्स इंटू डी वाई। तो x की लिमिट है, x के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट करेंगे। अभी काफ़ी कंजस्टेड एरिया में सॉल्व कर रहा हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सिर्फ बताना ये है कि दोनों इंटीग्रल सेम आते हैं, ठीक है।
तो 0 से लेकर के 1 एक्स वाई एक्स की रिस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर बाई 2 वाई कॉन्स्टेंट रहेगा, 0 से लेकर के 1 माइनस वाई इंटू डी वाई, स्क्वेयरिंग करेंगे 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई बाई 2 इंटू डी वाई, इंटीग्रल 0 से लेकर 1 एज इट इज़ 1/2 बाहर आ गया, 0 से लेकर के 1, यहाँ पे 1 माइनस 2y प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई में ऑलरेडी y इंटू डी वाई मल्टीप्लाई करेंगे जब 1/2 एज इट इज़, 0 से लेकर के 1 y माइनस 2y स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इंटू डी वाई। अब फर्दर क्या हो जाएगा, 1/2 तो बाहर था, इंटीग्रल पुट करेंगे तो इंटीग्रेशन करेंगे तो वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस 2y क्यूब बाई 3 प्लस वाई का पावर 4/4, 0 से लेकर के 1 तो 1 पुट करेंगे तो 1/2 माइनस 2/3 प्लस 1/4, 0 पुट करें सब 0 हो जाएगा, 1/2 कितना हो जाएगा ये 3 माइनस 4 माइनस 1/6 प्लस 1/4 इज इक्वल टू प्लस 1/2 माइनस 4 प्लस 6/24 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 24 इज इक्वल टू 1/24। तो इससे प्रूफ क्या हुआ कि दोनों मतलब कि x कांस्टेंट रखो y वेरी करो या y कांस्टेंट रखो x वेरी करो, ऑर्डर चेंज करो, फिर भी इंटीग्रेशन का आंसर सेम ही आने वाला है। तो एक रीजन के लिए x प्लस वाई इक्वल टू 1 ये रीजन था मेरा, इसके अकॉर्डिंग मैंने ग्राफ का इक्वेशन बनाया फाइंड किया, और 2-3 रीजन देखते हैं वो फंक्शन यही रखते हैं, जो इंटीग्रल है ना f ऑफ x, y का फंक्शन यही रखते हैं, सिर्फ रीजन चेंज करते हैं। और 2-3 एग्जांपल देखते हैं। तो और एक एग्जांपल देखते हैं, एवेल्यूएट क्या डबल इंटीग्रेशन ओवर द रीजन आर x, y dx वेयर आर इज द रीजन इज इन द क्वाड्रेंट इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट विद द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। इसका ही मतलब क्या हो जाएगा कि x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव एक्सिस मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट वही दिया है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखना है किसके साथ, सर्कल के साथ। सबसे पहले ग्राफ निकाल लेते हैं। सर्कल का इक्वेशन कैसा था, पूरा सर्कल आता, बट मुझे किस मतलब और ये कितना रेडियस कितनी a, तो ये a,0 हो गया, बट मुझे सिर्फ किस सर्कल की ज़रूरत है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो सिर्फ मेरा ये रीजन काम का है, ठीक है, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो इस रीजन में मैं वर्क करूँगा। तो रीजन अलग से बना लेते हैं। तो ये हो गया मेरा रीजन, जो ये वैल्यू कितनी थी 1,0, तो ऑब्वियसली ये पॉइंट कितना हो जाएगा 0,a, ये हो गया मेरे एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। अब मुझे लेना है लिमिट, तो यहाँ पे भी दोनों ले सकते हैं, एक्स की लिमिट कांस्टेंट, वाई की लिमिट वेरी करो, या वाई की लिमिट कांस्टेंट रखो, एक्स की लिमिट वेरी करो, हम दोनों लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक्स की लिमिट मैंने कांस्टेंट रखी, तो एक्स की लिमिट कहाँ से कहाँ तक वेरी हो रही है, एक्स इज इक्वल टू 0 से लेकर एक्स इज इक्वल टू ए। एक्स की लिमिट देखनी है तो एक्स एक्सिस पे जाना, एक्स की लिमिट 0 से लेकर के एक्स इज इक्वल टू ए, मतलब एक्स की लिमिट 0 टू एक्स इज इक्वल टू ए। तो वाई की लिमिट वेरी करनी है, तो सबसे पहले वाई के अकॉर्डिंग पैरेलल में स्ट्रिप बनाओ। मैंने ये बना दी सबसे पहले स्ट्रिप, ठीक है। अब ये स्ट्रिप देखो, ये ओरिजिन हो गया, ये वाई इज इक्वल टू 0 से लेकर के ये स्ट्रिप इस कर्व के अकॉर्डिंग वेरी हो रही है। तो इस कर्व का इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ से वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब ये लाइन y इज इक्वल टू 0 से लेकर के स्ट्रिप y इज इक्वल टू 0 से लेकर के y इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इस हिसाब से वेरी हो रही है। मतलब कि y की लिमिट y इज इक्वल टू 0 से लेकर के 2 y इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहेगी। मतलब कि इंटीग्रल क्या हो जाएगा मेरा, अब इंटीग्रल 0 से लेकर के a, जो x की लिमिट थी y की लिमिट 0 से लेकर के रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स कॉमा वाई डी एक्स इंटू डी वाई। ये हो गया मेरा इंटीग्रल। y की लिमिट वेरी कर, सबसे पहले y के इसमें इंटीग्रेट करेंगे, डी वाई पहले लिखेंगे, फिर डी एक्स बाद में लिखेंगे, क्योंकि डी वाई के इसमें पहले इंटीग्रेट करना है, फिर वाई के रिस्पेक्ट एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट बाद में करना है, क्योंकि एक्स की लिमिट कांस्टेंट है 0 से लेकर के ए तक के। ये तो हो गई जब मैंने एक्स कांस्टेंट रखा। अब मैं वाई कांस्टेंट भी रख सकता हूँ। तो वाई जब कांस्टेंट रखा, मैंने अलग से फिगर बनाते हैं यहाँ पर छोटी सी। वाई कांस्टेंट रखी तो सबसे पहले जाऊँगा मैं वाई एक्सिस, ये होगा 1,0 एन हो गया 0,a, ये पॉइंट वाई एक्सिस पे जा रहा हूँ, मतलब जाऊँगा मैं। तो वाई एक्सिस पे जाऊँगा तो वाई की वैल्यू 0 से लेकर के वाई इज इक्वल टू वेरी हो रही है, मतलब वाई इज इक्वल टू 0 से लेकर के वाई इज इक्वल टू ए तक वेरी हो रही है। एक्स की लिमिट फाइंड करनी है, तो सबसे पहले एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल जो रीजन में उसमें स्ट्रिप बनाएंगे, फिर देखेंगे स्ट्रिप एक्स इज इक्वल टू 0 से लेकर के इस कर्व के अकॉर्डिंग वेरी हो रही है। इस कर्व का इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बिकम इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी है, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू 0 से लेकर के 2x इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वेरी हो रही है। मतलब इंटीग्रल क्या बनेगा मेरा, 0 से लेकर के, इस बार 0 से लेकर के कांस्टेंट लिमिट किसकी है, y की है। x की लिमिट कहाँ से वेरी है, x इज इक्वल 0 से लेकर के x इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तक वेरी हो रही है, इंटू एक्स कॉमा वाई डी एक्स इंटू डी वाई। एक्स की लिमिट वेरी हो, सबसे पहले x के लिमिट में इंटीग्रेशन करेंगे, देन y के में इंटीग्रेट करेंगे। दोनों इंटीग्रल से सॉल्व करेंगे, आंसर सेम आएगा। मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। सब सिर्फ इंपॉर्टेंट यहाँ इतना है कि लिमिट कैसे लेंगे। एक्स की लिमिट कांस्टेंट रखनी तो एक्स एक्सिस पे जा, वाई की लिमिट वेरी हो रही है तो वाई एक्सिस के पैरेलल पहले स्ट्रिप बनाओ रीजन के अंदर। मिनिमम वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, वो कहाँ तक खत्म हो रही है, किस कर्व के अकॉर्डिंग चल रहा है वो स्ट्रिप, वो देखेंगे। तो सबसे लिमिट लेंगे, सॉल्व करेंगे। कोई क्वेश्चन दिया कहते हैं इवैल्यूएट डबल इंटीग्रेशन ओवर रीजन एक्स डी एक्स डिवाइड बाय आर इज द रीजन बाउंडेड बाय एक्स इज इक्वल टू 0 वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। सबसे पहले जो इंटीग्रल दिया है वो ठीक है। मुझे इन तीनों के बीच में जो बाउंडेड होगा रीजन, वो मेरा फाइनल रीजन है। सबसे पहले ये रीजन कौन सा है वो देखना ज़रूरी है।
y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पैराबोला ओपनिंग टुवर्ड्स द वाई एक्सिस, पता होना चाहिए ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay के जैसा दिख रहा है कहीं ना कहीं, यहाँ पे 4ay की वैल्यू 1 है तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई बन जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay पैराबोला एक इक्वेशन ओपनिंग टुवर्ड्स दी एक्स एक्सिस, सॉरी ओपनिंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव वाई एक्सिस, एक कुछ ऐसा रहेगा नहीं। बट मुझे सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में डील करना है तो सब मैं सिर्फ इतना ही ग्राफ बनाऊंगा। तो अगर मैंने फाइनली ग्राफ बनाया तो ये मैंने y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाया, ठीक है। दूसरा क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, ऑब्वियसली ये पॉइंट 2,0 पे और ये 0,2 से x प्लस वाई इज इक्वल टू ये लाइन पास करेगी अब, ठीक है। तो ये कनेक्ट करेंगे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और क्या बोला, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 किसका इक्वेशन होता है, y एक्सिस का इक्वेशन होता है, ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, x इज इक्वल टू 0 y एक्सिस, तो ये एक्सिस दिस कर्व एंड दिस कर्व, मेरा रीजन कौन सा बना, दिस, ठीक है। इसलिए कर्व का मतलब कर्व कैसे निकालते हैं ग्राफ का इक्वेशन में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब ये ढंग से पता होगा तभी हम रीजन फाइंड कर पाएंगे, रीजन फाइंड टू लिमिट, लिमिट से ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, देन इंटीग्रल सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए ये ग्राफ की स्टडी अच्छे से आना चाहिए। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इधर लटक गई कहीं ना कहीं, आप तो ऐसा नहीं चलेगा, आपको पता होना चाहिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay कहीं ना कहीं पैराबोलिक इक्वेशन दिया है टुवर्ड्स ओपनिंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्सिस। सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहा तो सिर्फ इधर का ग्राफ बनेंगे और रीजन फाइंड करेंगे। तो इस रीजन में एक काफ़ी मतलब अच्छा क्वेश्चन नहीं है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि मुझे x की लिमिट वेरी करवाओ या y की लिमिट वेरी करवाओ। x की लिमिट वेरी करवाने के लिए x के अलॉन्ग पैरेलल स्ट्रिप बनेंगे, या फिर y की लिमिट वेरी करवाने के लिए y के अलॉन्ग स्ट्रिप वेरी करवाएंगे। सपोज मैंने x के अलॉन्ग x को वेरी करवाना चाहा और y को कांस्टेंट रखना चाहा, ठीक है, और x को वेरी करवाना रहा सपोज, हाँ x को वेरी करना, x की स्ट्रिप बनेंगे, ये रीजन है मेरा। बट x की जब स्ट्रिप बनवाएंगे, ये सपोज स्ट्रिप बनवा ली मैंने ये ऐसे, तो ये x की स्ट्रिप x इज इक्वल टू 0 से तो ठीक है, बट ये स्ट्रिप यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इस पॉइंट तक, ये स्ट्रिप अकॉर्डिंग टू दिस मतलब x प्लस वाई बिकम इक्वल टू अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन वेरी हो रही है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। और यहाँ आते ही ये स्ट्रिप अभी इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, इस कर्व के अकॉर्डिंग वेरी होगी, जो कि अर्व का इक्वेशन कितना है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये गलत हो जाएगा, एक की स्ट्रिप पहले एक फंक्शन में थी फिर वेरी हो रही है यहाँ से यहाँ तक दूसरे फंक्शन में, तो ये गलत हो जाएगा, तो इस अकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं। तो क्या करेंगे ऐसे केस में, सेम y के रिस्पेक्ट भी सेम वैसे ही होगा। तो क्या करेंगे कि इस रीजन को दो हिस्सों में ब्रेक करेंगे, यहाँ से ब्रेक करेंगे। तो इस रीजन के लिए अलग से लिमिट फाइंड करूँगा मैं, इस रीजन के लिए अलग से लिमिट फाइंड करूँगा। सबसे पहले पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पता होना चाहिए, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू वाई, एक्स प्लस वाई इक्वल टू के है, तो x प्लस वाई की जगह मैंने एक्स स्क्वायर पुट कर दिया इक्वल टू 2। यहाँ से पता चल रहा है कि x माइनस 2 और x प्लस 2 और x माइनस 1 रूट्स है, तो x की वैल्यू -2 और x की वैल्यू 1, तो ये -2 पॉसिबल नहीं, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये 1 होगा, मतलब ये 1 हो गया, तो y की भी वैल्यू 1 होगी, मतलब ये पॉइंट कितना है मेरा 1,1। तो ये फर्स्ट रीजन होगा, ये सेकंड रीजन होगा। अब स्ट्रिप बनेंगे इस क्वाड्रेंट के लिए, x की वैल्यू 0 से लेकर के x की वैल्यू कहाँ तक वेरी होगी, x इज इक्वल टू 2 माइनस वाई तक वेरी होगी, मतलब कि ये फर्स्ट रीजन, इसे मैं फर्स्ट रीजन नाम देता हूँ, सेकंड रीजन। तो फॉर फर्स्ट रीजन x की स्ट्रिप वेरी करवानी है तो y कांस्टेंट, y कहाँ से कहाँ तक, ये पॉइंट कौन सा है मेरा 0,1, तो ये y की वैल्यू 0 से लेकर के y की वैल्यू 2 तक जा रही है, मतलब y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू 2, सॉरी y इक्वल टू 1 से लेकर के y इक्वल टू 2, 1 से लेकर के 2, x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, x इक्वल टू 0 से लेकर के x इक्वल टू 2 माइनस वाई तक, 0 से लेकर के x इज इक्वल टू 2 माइनस वाई तक फर्स्ट रीजन के लिए। अब ज़रूरी नहीं है सेकंड रीजन होगा, उसके लिए भी x की स्ट्रिप करे मतलब निकाले हम y की भी स्ट्रिप निकाल सकते हैं, x की भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि x की स्ट्रिप निकालेंगे, y कांस्टेंट मतलब y कांस्टेंट है, y x वेरी करे, y वेरी करे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम ही आने वाला है। तो जो फर्स्ट रीजन के लिए तो ये लिमिट ले ली हम इंटीग्रल में, जो इस इंटीग्रल में वैल्यू पुट करेंगे, लिमिट को सॉल्व करेंगे फर्स्ट रीजन के लिए। सेकंड रीजन के लिए, फॉर सेकंड रीजन, इस रीजन के लिए क्या कर सकते हैं कि y की लिमिट मैंने फिर से कांस्टेंट कर दी और x की लिमिट वेरी करवाई, तो x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, x इज इक्वल टू 0 से लेकर के x इज इक्वल टू दिस कर्व तक। तो इस कर्व में x की वैल्यू कितनी है, x इज इक्वल टू रूट अंडर वाई, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर का इक्वेशन, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का इक्वेशन है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी रूट अंडर x, तो x इज इक्वल टू रूट अंडर वाई तक, x की वैल्यू रूट अंडर वाई रहेगी। तो x की वैल्यू 0 से लेकर के x की वैल्यू रूट अंडर वाई तक इस स्ट्रिप के अकॉर्डिंग वेरी हो रही है, x को ही वेरी करवाया मैंने, तो y की लिमिट कांस्टेंट, y की लिमिट 0 से लेकर के y की लिमिट 1 तक, मतलब फॉर सेकंड रीजन y की वैल्यू 0 से लेकर के y की वैल्यू 1 तक वेरी होगी, 0 से लेकर के 1, और x की वैल्यू 0 से लेकर के x की वैल्यू रूट अंडर वाई तक, x की वैल्यू 0 से लेकर के x की वैल्यू रूट अंडर वाई तक। और इंटीग्रेशन का रूल के अकॉर्डिंग हम दोनों रीजन को मतलब दोनों इंटीग्रल को डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। फॉर फर्स्ट रीजन के लिए भी dx dy डबल इंटीग्रल सॉल्व करेंगे, प्लस सेकेंड रीजन के लिए भी dx dy सॉल्व करेंगे, और जो आंसर रहेगा वो फाइनल जो कंप्लीट रीजन कुछ इस तरीके से दिख रहा है मुझे, ये उस रीजन के लिए फाइनली जो रीजन के लिए जो इंटीग्रल सॉल्व करा, जिस इंटीग्रल की वैल्यू है वो आ जाएगी। तो इस तरीके से हम लिमिट का या ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का यूज़ करेंगे।